नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एसएसटी का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो आपके कितने सही, आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका जो एसएसटी का पेपर हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। क्या आपने शेयर जो मैप है वो सही फिल किया है, क्या आपने ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है वो सही किए हैं, क्या आपने फिलिंग ब्लैंक जो है बिल्कुल सही करके हैं, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से जुड़ जाइएगा, बाकी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा लिख के पहले ही कमेंट के अंदर कि आपका पेपर कैसा हुआ, वो जल्दी से मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। जल्दी से डिस्कस करते हैं और जल्दी से सेंड कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, ताकि वो जल्दी से जुड़ पाए और पेपर का सॉल्यूशन देख पाए। जल्दी से तैयार हो जाइएगा, अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका जो एसएसटी का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो जल्दी से, अगर आपने अभी तक दूसरे ग्रुप में शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि वो जल्दी से जुड़ पाए और पेपर का सॉल्यूशन है वो अच्छे से देख पाए। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ग्रुप्स के अंदर, ताकि बच्चे हैं वो जुड़ पाए और पेपर का सॉल्यूशन है वो देख पाए। जल्दी से बता दीजिएगा पेपर कैसा हुआ है, पेपर कैसा हुआ जल्दी से बता दीजिएगा। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा बाकी ग्रुप्स के अंदर, ताकि वो भी जल्दी से इसको देख पाए और सॉल्यूशन अपना जो आंसर है वो चेक कर पाए कि क्या आपने जो आंसर किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और आपने कितने किए हैं जो बिल्कुल सही है, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सारे सही हैं। ठीक है, वैसे तो आपका पेपर बहुत इजी हुआ होगा। कल जो हमने लास्ट में जो है सुपर फास्ट रिवीजन जो क्लास की थी, अगर आपने वो क्लास देखी है, वो नोट्स आप पढ़ के गए हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके उसमें से काफी परसेंट जो है आपको एग्जाम में देखने को मिले। फर्स्ट पर्सन की शुरुआत ही हमारे जो द्वारा दिए गए था, फर्स्ट पर्सन उसी से हुई थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने पर्सन इसके अंदर आए हैं। हमने डिस्कस किए थे जो पर्सन, वो काफी पर्सन आपको देखने को मिले। यहां तक कि आपको इंपॉर्टेंट बताए गए थे, उसमें से काफी पर्सन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप वो भी पढ़ के गए हो तो आपका पेपर वास्तव में बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, और आपकी तैयारी जो वैसे ही पहले से ही बहुत बेहतरीन थी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि बच्चे जल्दी से जुड़ पाए और अपने पेपर का सॉल्यूशन देख पाए। अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपने ग्रुप में जो फ्रेंड्स का ग्रुप है जिसके अंदर आपके साथी जुड़े हुए हैं, वहां पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम देखते हैं आपका पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन है वो देखने वाले हैं। बात करते हैं, सभी का स्वागत है यहाँ पे। मिस्टर चंदू आपका स्वागत है। संस्कृत का भी करवा देना प्लीज। हाँ जरूर करवाएं। गुड आफ्टरनून है मेहरबान खान आपका, आपको सुबह देख कर गया था। बागेश्वर दास दाम कह रहे हैं सुबह देखकर गया तो जरूर निश्चित तौर पे आपको जरूर फायदा हुआ है। 100 में से 100 दीपक कुमावत कह रहे हैं देखेंगे आपका रिजल्ट तब बात करेंगे। अच्छा नहीं गया, 80 में से 60 आ रहे हैं। एक मार्क्स गलत हो गया, एक मार्क्स गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए जल्दी से डिस्कस करेंगे अपन पेपर के सॉल्यूशन को। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, आप सभी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप्स के अंदर और डिस्कस करते हैं हमारे पेपर के सॉल्यूशन को यहाँ पे। तो सबसे पहला ही हमारा पर्सन जो था पूछा गया था, वो वही पर्सन था जो हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कल, जो महत्वपूर्ण सुपर फास्ट जो रिवीजन की सीरीज में उसके अंदर डिस्कस किया था। सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो आपने बता दीजिएगा जल्दी से कौन सा ऑप्शन करके आए थे, कौन सा ऑप्शन आप करके आए थे, जल्दी से बताइएगा। फर्स्ट पर्सन के अंदर जो जलियांवाला बाग है, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर्स टेक प्लेस, कब हुआ था आपको ये बताना है। सबसे पहले का सही ऑप्शन था सी, जो ऑप्शन था बिल्कुल सही था पहले का। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब के अंदर। दूसरा पर्सन था महात्मा गांधी के कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम द्वितीय तृतीय इनमें से कोई नहीं। दूसरे का ऑप्शन क्या था जल्दी से बताइएगा। सेकंड के अंदर आप क्या करके आए थे।
दूसरे के अंदर सेकंड ऑप्शन के अंदर आप क्या करके आए थे, जल्दी से बताइएगा। सेकंड का आप बताइएगा, सेकंड का जल्दी से, सेकंड का जल्दी से बताइएगा। तो सेकंड का बिल्कुल सही जो ऑप्शन था वो था द्वितीय। सेकंड के अंदर उन्होंने क्या किया था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने क्या लिया था, भाग लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में थर्ड पर्सन की। तो प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? अगर आपने कल वाली क्लास अटेंड की है तो वहीं से ये पर्सन था। जो ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान है वो कहां पर था, अमेरिका के अंदर। कहां पर था? तीसरे का ऑप्शन क्या है, जल्दी से बताइएगा। आपके अंदर आप क्या करके आए हैं? थर्ड के अंदर, बिल्कुल सही है। थर्ड के अंदर क्या करके आए वो बताइएगा। तीसरे के अंदर क्या करके आए वो जल्दी से बताइएगा। तीसरे के अंदर क्या करके आए वो जल्दी से बताइएगा। तो तीसरा का अंदर ऑप्शन था अमेरिका। चौथा हमारा पर्सन था। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर्सन, इसके अंदर आप क्या करके आए जल्दी से बताइएगा। निम्न में से एक नए युग का पहला प्रतीक कहा जाता है। नए युग का विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड ए फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू इरा? न्यू इरा का फर्स्ट सिंबल क्या था, जल्दी से बताइएगा। फोर्थ के अंदर क्या करके आए थे? चौथे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन क्या करके आए? चौथे के अंदर, चौथे का ऑप्शन बताइएगा, फोर्थ नंबर का। आप लिख के बताइएगा सामने कौन से आंसर का लग रहा है। फोर्थ का, ए बी सी डी में से कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। फोर्थ का बिल्कुल सही है। कपास क्या था, नए युग का प्रतीक था। कौन सा था? कॉटन, यानी कपास नए युग का, नए इरा का क्या था, सिंबल था, प्रतीक था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में। अगला जो हमारा पर्सन था, पर्सन व पर्सन निर्मित सामान का सबसे उत्पादक बड़ा देश उत्पादक कौन सा है? पर्सन और पर्सन से निर्मित सामान के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो निश्चित तौर पे आप बिल्कुल सही करके हैं। जल्दी से बताइएगा पांचवे का ऑप्शन क्या है। पांचवे का जल्दी से ऑप्शन बताएं। फिफ्थ का, फिफ्थ का बताइएगा। फिफ्थ का कौन सा? एबीसी लिख के बताइएगा जल्दी से। पांचवे का, फिफ्थ का, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिफ्थ का जल्दी से बताइएगा। पांचवे का ऑप्शन आप क्या करके हैं जल्दी से बताइएगा। भारत, अगर आप इंडिया करके हैं तो बिल्कुल सही है। विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स? कौन है, कौन सी कंट्री है? तो इंडिया। इंडिया अगर आप करके आए तो बिल्कुल सही है। फिफ्थ में ई बिल्कुल सही था। सिक्स की बात करें, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों के आधार पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह के होने पर सामूहिक सरकार दिखाई देती है? इन विच कंट्री कम्युनिटी गवर्नमेंट अपीयर्स व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग द सोशल ग्रुप? जल्दी से बताइएगा। सिक्स नंबर में आप क्या करके, छठे का ऑप्शन बताइएगा। सिक्स में, सिक्स में जल्दी से बताइएगा। सिक्स में छठे का ऑप्शन क्या था, जल्दी से बताइएगा। छठे का ऑप्शन, सिक्स का ऑप्शन जल्दी से बताइएगा। सिक्स के अंदर क्या होने वाला है? सामूहिक बंटवारे के अंदर किस देश में सत्ता बंटवारा सामूहिक के आधार पर दिखाई देता है? जल्दी से बताइएगा। सिक्स का जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। सिक्स का कुछ ए भी कह रहे हैं श्रीलंका और कुछ सी भी कह रहे हैं बेल्जियम। जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर है। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने पर सामूहिक सरकार दिखाई देती है? जल्दी से बताइएगा। सिक्स का क्या है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सिक्स में। सिक्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, यही आपको सही बताना है। सिक्स में जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ अब सही ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ सही आ रहे हैं। जल्दी से बताइएगा। सिक्स में जल्दी से बताइएगा आपने क्या किया था सिक्स के अंदर। कुछ बी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका सी, बेल्जियम। बेल्जियम बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी थर्ड बिल्कुल सही है। ए नहीं है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन थे कि ए होगा क्या, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था इसमें ए का, और ये इसीलिए मैंने बताया कि आप क्या करके आए हैं। सी बिल्कुल सही है। जिन्होंने सी किया है वो बिल्कुल सही करके आए हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, नेक्स्ट पर्सन की बात करें। अगला जो पर्सन था, सातवां पर्सन, एक विचारधारा जो अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष दोनों को बराबर मानती है, वह है। जल्दी से बताइएगा। सेवंथ में, ए आइडियोलॉजी विच बिलीव्स इन इक्वल राइट्स टू
एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन इज, कौन सा था जल्दी से बताइएगा? सेवंथ के अंदर, सेवंथ का बताइएगा। सेवंथ का तो आप आसानी से बता ही सकते हो। सेवंथ अगर कोई गलत करके आया है तो हो सकता है उसने गलती से ही गलत किया होगा, बाकी तो इसको नहीं कर सकता कोई भी। सेवंथ का आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन जो करके आए हैं, बी फेमिनिटीज, वो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं 8वां पर्सन, सेवन पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा? 8वां पर्सन है, सेवन अलायंस पार्टी, सेवन पार्टी अलायंस इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? जल्दी से बताइएगा। 8वें का ऑप्शन आप क्या करके आए थे? 8वें का बताइएगा। 8वां पर्सन बिल्कुल आसान, आप पढ़ के गए हैं निश्चित तौर पे, ये लग रहा है अब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आप करके आए हैं, बी ही इसका सही आंसर है। आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, इसके बाद में बात करते हैं अगले पर्सन की। तो बात करें यहां पे 9वां पर्सन था, बाजार में उपभोक्ताओं के लिए नियम और विनिमय की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसके लिए होती है? जल्दी से बताइए। मार्केट रिक्वायर्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंज्यूमर, जल्दी से बताइएगा। 9th नंबर में क्या करके आए? 9th में, 9वें में, 9वां बताइएगा। 9वां, 9th में बहुत सारे बच्चे रियल में, वास्तव में, ईमानदारी से वही बताइएगा जो आप करके आए हैं। वहां पर वापस आपने घर पे आके चेक किया है, उसके बाद में जो आपने किया वो नहीं बताना आपका, आपको वो बताना है जो आप पेपर में वास्तव में करके आए हैं। हाँ, जल्दी से बताइएगा। 9th नंबर में क्या है? अगर आप लिख के आए हैं उपभोक्ता के शोषण के लिए, तो बिल्कुल सही है, फॉर कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल सही है। अगर आप इसका बी ऑप्शन करके आए 9th का, तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। बात करते हैं 10वें पर्सन की। भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किया जाता है। अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो आंख मीच के जरूर क्वेश्चन करके आए होंगे। पहला जो आपके क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, भारत में इसके द्वारा, किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं? करेंसी नोट आर इश्यूड इन इंडिया बाय, किसके द्वारा? जल्दी से बताइएगा। 10वें में, 10वें में बताइएगा जल्दी से, क्या करके आए 10वें में? 10वें का आंसर जल्दी से बताइएगा। वास्तव में आप क्या करके आए वही बताना है आपको, जो करके आए हैं 10वें के अंदर। तो 10वें का बिल्कुल सही जो ऑप्शन है 10वें का, वो क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक इंडिया जो कहा जाता है, वही यहां पर सही ऑप्शन था 10वें का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में 11 नंबर पर्सन। 11 नंबर जो पर्सन हमें दिया हुआ है, 11 नंबर पर्सन जो दिया हुआ है, 11 नंबर जो पर्सन दिया हुआ है, कौन सा परगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है? कौन सा? विच स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया? जल्दी से बताइएगा कौन सा है 11वें में। लगातार साथ साथ में लाइक नहीं किया तो लाइक करते चलिएगा, लाइक जरूर करना है आपको, लाइक जरूर करना है आपको, साथ साथ में करते रहिएगा। देखो, लाइक वाले में आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो तो आप दबा ही सकते हो, और वो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। हाँ, लगातार बात कर रहे हैं 11वें पर्सन की। 11वें पर्सन का बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा? बी आप करके बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम परगलन, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है बिल्कुल सही ऑप्शन था 11वें का। 12वें की बात करें, 12वां पर्सन जो है, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है? जल्दी से बताइएगा। बहुत इजी पर्सन था, आप अटेंड करके गए कल वाली क्लास, तो बहुत सारे पर्सन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको उसी में से, कल आप जो रैपिडली हमने बहुत फास्ट रिवीजन किया था उसमें से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिले। एल्यूमिनियम परगलन वाला हो गया। यहां पर हम बात करें निम्न में से कौन सी एक कंपनी एक से अधिक उत्पादन नियंत्रण स्वामित्व रखती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कंट्रोल एंड ओवन्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री? कौन सा ऑप्शन था 12वें में? जल्दी से बताइएगा। 12 नंबर में, 12 नंबर में बिल्कुल 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 सही है। 12 नंबर में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी, क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगर आप करके आए हैं तो बिल्कुल सही है। अगर आप ये ऑप्शन करके आए हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही था 12वें का। 12वें का डी ऑप्शन क्या था? बिल्कुल सही था। और उम्मीद है आप 12 में से, अब आप मुझे ये बताइएगा पहले 12 में से आपके रियल में कितने सही हैं? 12 में से मुझे ये जल्दी से बताइएगा, आप लिख के बताएंगे। 11 जो किंग हाई कह रहे हैं 11 सही है, बिल्कुल सही है। 12 बुद्धाराम कह रहे हैं 12 सही है। और बताइएगा जल्दी से, पहले इसको डिस्कस करेंगे। 12 सही है, एजुकेशन इन द लाइफ 12 सही है।
11 सही है, कुछ कह रहे हैं 8 सही है, संतोष देवी कह रहे हैं 8 सही है, जयश्री श्याम कह रहे हैं 9, क्या है 9 सही है, 9 सही है। मनु भाई कह रहे हैं 12 सही है, एलेक्स वेनेक्स कह रहे हैं 12 सही है, 10 सही है, 11 12 10 6, बहुत 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 वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आपकी तैयारी अच्छी थी। कुछ एक जो है जिसके 10 से भी कम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो डरने की बात नहीं है, अभी हमारे पास आगे भी पेपर है, उसके अंदर अपन अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पर्सन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम बात करेंगे फिल इन ब्लैंक के अंदर जो आपके रिक्त स्थान पूछे गए थे उसके अंदर बात करें रिक्त स्थान के अंदर, तो रिक्त स्थान पहला जो था, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से महाद्वीप में लड़ा गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज मेनली फॉट इन द कंट्री ऑफ कंटेंट ऑफ, कौन से देश में जो कौन से महाद्वीप में लड़ा गया था, कौन से महाद्वीप में लड़ा गया था? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ सही ऑप्शन आ रहे हैं इसके, आप क्या करके आए जल्दी से बताइएगा, आप क्या करके? बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही है। अगर आपने क्या लिखा है इसके अंदर, यूरोप लिखा है तो बिल्कुल सही है। कौन से में? यूरोप में, बिल्कुल सही है। यूरोप में क्या हुआ था, जो मोस्टली जो प्रथम महायुद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, वो मोस्टली यूरोप में लड़ा गया था। दूसरा पर्सन ईमानदारी से बताइएगा कौन कौन सही करके है। सुलेख, सुंदर लेखन की कला कहलाती है, सुंदर, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इज कॉल्ड, सुंदर लेखन की कला कहलाती है। सेकंड का बताइएगा, हाँ फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड का बताना है आपको, सेकंड का, सेकंड का बिल्कुल बताइएगा, सेकंड का क्या क्या करके हैं। सेकंड का आपको बताना है, सुंदर लेखन कला को क्या कहते हैं। सुंदर लेखन कला हमें छोटी क्लासों से वैसे तो सिखा दिया जाता है, अपनी राइटिंग सुधारने के लिए हम क्या लिखते हैं वही है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इंग्लिश में जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही है, कुछ हिंदी में भी सही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही जो ऑप्शन था वो क्या था? सुलेख, क्या था? सुलेख, सुलेख जो था बिल्कुल सही ऑप्शन। सुंदर राइटिंग को हम क्या कहते हैं? सुलेख कहते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैलीग्राफी, क्या कहते हैं? कैलीग्राफी इसको कहा जाता है, कैलीग्राफी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। सुंदर लेखन को क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी। नेक्स्ट पर्सन था, फिर से वो पर्सन, सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब बना था ये? अगर आप कल वाली क्लास अटेंड के गए थे वहीं से आया था। द श्रीलंका बिकम ए इंडिपेंडेंट नेशन इन, कौन से सन में बना था? जल्दी से बताना है। थर्ड का क्या था? कब बना था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भारत से 1 साल बाद में क्या हुआ था? श्रीलंका आजाद हुआ था। यानी अगर आप इसका आंसर 1948 करके आए हैं, 1948 बिल्कुल सही है। 1948 क्या है? बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन। बहुत सारे, ये तो बहुत सारे बच्चे एकदम बिल्कुल करेक्ट करके आए हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट की बात करते हैं, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित, ये भी पर्सन आप कल वाली क्लास में देखेंगे तो वहां पर हमने डिस्कस किया था। बस हमने यहां पर एक खालिस्तान वाली लाइन तो सेम ही थी लेकिन खालिस्तान थोड़ा अलग दे दिया। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानवीय विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में शैक्षणिक स्तर और खालिस्तान देश के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? और बताइएगा इसमें खालिस्तान में क्या था, जल्दी से बताइएगा। खालिस्तान फोर्थ में क्या था? रिक्त स्थान फिल इन ब्लैंक फोर्थ में क्या था? आशा आपका स्वागत है। हाँ राष्ट्रीय आय नहीं है इसका, राष्ट्रीय आय तो नहीं है ध्यान। हाँ अब सही आंसर आ रहे हैं, अब सही आ रहे हैं। देखो इसका आंसर था स्वास्थ्य। क्या था इसका आंसर? स्वास्थ्य इसका आंसर था। स्वास्थ्य स्थिति लिखा है तो भी सही है, स्वास्थ्य लिखा है तो भी सही है। स्वास्थ्य स्थिति जो था वो बिल्कुल सही था। हेल्थ जो था इसका बिल्कुल सही ऑप्शन, मतलब ब्लैंक था, फिल इन ब्लैंक सही था बिल्कुल। हाँ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य स्तर या स्वास्थ्य स्थिति लिखा है तो बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य स्तर लिखा है या स्वास्थ्य स्थिति लिखा है, ठीक है। हेल्थ लेवल लिखा है तो बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। स्वास्थ्य स्थिति या स्वास्थ्य स्तर लिखा है, बिल्कुल एक ही बात है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात है प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। किस प्रणाली में होता है? जल्दी से बताइएगा। पांचवा, इन द सिस्टम गुड्स एंड एक्सचेंज विदाउट एंड यूजिंग द मनी, कौन से में होता है? जल्दी से बताइएगा, पांचवे में बताइएगा, पांचवे में जल्दी से,
पांचवें में बताइएगा जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है। कौन सी प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है? बिना मुद्रा के वस्तुओं का विनिमय कौन सी प्रणाली में होता है? नाम में ही पता लिख रखा है, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा हो तभी आप लिख सकते हैं। क्या था इसका? वस्तु विनिमय। क्या था इसका ऑप्शन? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय यानी जो एक्सचेंज है किसका? हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पदार्थ का हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, जिसके अंदर एक पदार्थ के बदले ही दूसरे पदार्थ ले लेते हैं, या कोई भी वस्तु एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु जो है उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट है 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में अधिनियम पारित किया गया। हम अच्छी तरह डिस्कस किया था कल इसके अंदर, बस खालिस्तान हमने चेंज कर दिया, वहां पे ये दिखा हुआ है। अब उसका क्या पूछ लिया? आपको ये पूछ लिया उस अधिनियम का नाम क्या था 6 के अंदर, जल्दी से बताइएगा। वस्तु विनिमय सही है, बिल्कुल वस्तु विनिमय सही है। हाँ इसका बिल्कुल सही है, अगर आप 6 में ये लिख के हैं तो बिल्कुल सही है। कौन सा है 6 का, जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उपभोक्ता संरक्षण इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। उपभोक्ता संरक्षण अगर आप ये लिख के आए तो बिल्कुल सही है। उपभोक्ता संरक्षण की बात करें तो बिल्कुल सही है। कोपरा भी बिल्कुल सही है। उपभोक्ता संरक्षण बिल्कुल सही है। उपभोक्ता संरक्षण बिल्कुल सही है। तो यहां तक के आपके जो हैं फिल इन ब्लैंक हैं, उसमें से आपको ऑलमोस्ट जो है हमने डिस्कस किए थे उसी में से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप अगर वो क्लास अटेंड करके गए तो आपको वास्तव में काफी फायदा मिला होगा, और इसी तरह की और भी क्लासेज आती रहेगी। तो इसके लिए आप कम से कम एक लाइक तो अपनी तरफ से जरूर करें। लाइक जरूर करते रहें वीडियो पर। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करते रहें। एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, मयंक जहांगीर ने लिखा है, सर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा ऐसा ही पढ़ाते रहना। आप कल जितना भी पढ़ा वो आया। थैंक यू सर, प्लीज अब साइंस की तैयारी भी करा देना। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है चैनल के ऊपर। लगातार आप भी इसी तरह कमेंट करके हमारा मनोबल है वो बढ़ाते रहते हैं, तो इससे काफी फायदा मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद में आपको जो अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे हुए थे, वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछे हुए थे उसकी बात करते हैं। तो यहां पर देखिएगा हमें जो प्रश्न पूछा हुआ था, सबसे पहला प्रश्न जो था अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट टाइप के अंदर, जो 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत के कच्चे माल के कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी? किस देश में गृह युद्ध चल रहा था जिसके कारण भारत के कपास निर्यात में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। जल्दी से बताइएगा आपने इसका आंसर क्या लिखा है। फर्स्ट के अंदर ऑप्शन में क्या लिखा है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ इसका आपने ऑप्शन लिखा है अमेरिका, तो बिल्कुल सही है। क्या है? अमेरिका लिखा है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अमेरिका बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। ठीक है, अमेरिका, हाँ बिल्कुल। यूएस या अमेरिका आपने लिखा है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम ऑफ द इंटरनेशनल बैंक ऑफ एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नॉन, किस अनदर नाम से इसको जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा। ये तो बहुत सिंपल था। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सिंपल था, ये तो बहुत अच्छे से आप पढ़ के गए, बिल्कुल सिंपल था। तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कल, हमने एक लाइन लिखी थी, उसके अंदर ये शब्द जरूर आया था, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग टाइप का था। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। इसका जो सही ऑप्शन था वो क्या था? विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक के नाम से भी उसको जानते हैं, विश्व बैंक के नाम से भी उसको जानते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के नाम से भी उसको जानते हैं, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जोहासिन गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? जोहासिन गुटेनबर्ग ने, विच मशीन वाज इन्वेंटेड बाय जोहासिन गुटेनबर्ग, किसका आविष्कार किया था? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट जो पर्सन है तीसरे के अंदर, थर्ड के अंदर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर आपने इसका आंसर प्रिंटिंग प्रेस लिखा है तो बिल्कुल सही है, प्रिंटिंग प्रेस।
या प्रिंटिंग मशीन लिखा है या प्रिंटिंग प्रेस लिखा है तो बिल्कुल सही है, प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग मशीन बिल्कुल इसका सही ऑप्शन था, बिल्कुल सही आंसर ये था। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है। हालांकि हमने इसको डिस्कस किया था कि दीनदयाल पतन को और किस नाम से जाना जाता है। अगर आपको वो नाम याद है तो आप अपने आप बता सकते हैं कौन से में। तो हमने कहा था दीनदयाल पतन का नाम क्या है, कांडला। क्या है, कांडला। और कांडला कहां पर है, ठीक है, कांडला कतन कहां पर है, तो वो है कहां पर, जल्दी से बताइएगा, पहले आप बताइएगा। हाँ जल्दी से, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कांडला जो बंदरगाह है, पतन का मतलब बंदरगाह, वो कहां पर है, गुजरात के अंदर। कहां पर है, गुजरात के अंदर। कहां पर है, गुजरात। इसका बिल्कुल सही आंसर था गुजरात। कहां पर था, ये इसका सही ऑप्शन था गुजरात। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें, नेक्स्ट हमारा प्रश्न था जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि का नाम बताइए। जहां पर जनसंख्या, मेंशन द नेम ऑफ फार्मिंग विच इज प्रेस्टिसाइड इन द एरिया ऑफ प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही। तो इसका था कौन सा, रोपण नहीं है, रोपण नहीं है, रोपण नहीं है, ध्यान रखना। गहन कृषि, इसका सही ऑप्शन क्या था, गहन कृषि। क्या था, गहन कृषि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन था। जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है और कृषि जहां पर जो की जाती है उसको गहन खेती या फिर क्या कहते हैं, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग आपने लिखा है तो भी सही है, गहन कृषि लिखा है तो भी सही है इंग्लिश वाले। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया, आपको संक्षेप में बताना है। देखो, आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया, अपनी तरफ से आसानी से लिख सकते हो। किस तरह से कृषि ने, सिंचाई ने जो फसल प्रारूप है वो कैसे परिवर्तित कर दिया है। हम अभी दूसरे क्षेत्रों में ऐसी फसल बो सकते हैं जो उसके लिए ज्यादा क्या हो, सिंचाई की आवश्यकता हो। नहर ये जो बन रहे हैं इससे अपन अलग अलग लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा था, आपने अपने अनुसार लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कि सिंचाई के कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है। जैसे हम लिख सकते हैं इंदिरा गांधी नहर से जो है काफी सिंचाई क्षेत्र है वो परिवर्तित हुए हैं। पहले यहाँ पर रेगिस्तान में कोई बहुत ज्यादा फसलें नहीं होती थी, लेकिन उसकी सिंचाई के बाद में क्या है, उसकी सिंचाई से होने से बहुत ज्यादा फसलें यहाँ पर होने लग गई हैं। तो यहाँ रेगिस्तान में भी अपन क्या कर सकते हैं, खेती के द्वारा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था सातवां, समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है, कोई दो देशों के नाम बताइए। हाँ, सातवें का बताना है। यहां पर हमने कृषि के बारे में पढ़ लिया है, जो इंदिरा गांधी नहर के बारे में हम लिख सकते थे, थोड़ा सा उसके बारे में आपको एग्जांपल के तौर पे लगाना था। हाँ, ये बताइएगा जल्दी से, समरूप समाज किन दो देशों में पाया जाता है। नेम ऑफ द एनी टू कंट्रीज विच होमोजीनियस सोसाइटी इज फाउंड। होमोजीनियस सोसाइटी इज फाउंड, जल्दी से बताइएगा सातवें में क्या है, समरूप समाज किन दो देशों में पाया जाता है। साइंस की क्लास शाम को होगी, साइंस की क्लास पूछ रहे हैं शाम को होगी। तो ये अगर आप, इंडिया नहीं है इसका आपने लिखा है अगर जर्मनी और स्वीडन, इसका सही आंसर था जर्मनी और स्वीडन। जर्मनी और स्वीडन बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। जिसने भी लिखा है जर्मनी और स्वीडन, हाँ बिल्कुल जर्मनी और स्वीडन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न था, सामाजिक विभाजन अधिकांश किस आधार पर होता है, किस पर आधारित है। ये हम अच्छे से पढ़ के आए हैं, हमने कल डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से, और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। सामाजिक विभाजन, सोशल डिवीजन इज मोस्टली बेस्ड ऑन, किसके ऊपर होती है, जल्दी से बताइएगा। हाँ जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जो इसका आंसर लिख के आया है जन्म यानी बर्थ, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। किस पर आधारित होती है, जन्म पर यानी बर्थ पर, ऑन बर्थ, जन्म पर या बर्थ पर, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो इसका पर्सन है, बोलिविया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था, जल्दी से इसका ऑप्शन बताइएगा। बोलिविया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर 9 जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, 9 का आंसर बताइएगा जल्दी से, 9वें पर्सन का आंसर बताइएगा। हाँ, कुछ ऑप्शन सही आ रहे हैं।
किसने किया था, जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही है, अगर आप फेडिकोर या फेडेकोर लिख के आए हैं तो बिल्कुल सही है। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप किसी ने ऐसे लिखा है फेडेकोर तो भी सही है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही तरीके से लिखा है। फेडिकोर या फेडेकोर बिल्कुल सही ऑप्शन है। विच ऑर्गेनाइज लीड द बोवेलियन वाटर वॉर, ठीक है, किसने किया था, तो ये है। अब है नेक्स्ट, प्रथम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। प्राथमिक क्षेत्र हमारा जैसे कृषि हो गया, ठीक है, खनन हो गया, ये कौन से में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। जो क्या होता है, वो क्षेत्र जो किसी के दूसरे पर आधारित नहीं होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में अगले पर्सन की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो रहा है, कोई एक उदाहरण बताइए। जो असंगठित क्षेत्र है उसका संरक्षण कैसे हो रहा है, इसको आपको बारे में लिखना था। और नेक्स्ट प्रश्न था, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं दो लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। अगर कोई ग्रामीण है, ठीक है, मजदूर है, उसके पास खुद की भूमि नहीं है, ठीक है, एक ग्रामीण भूमिहीन व्यक्ति है, मजदूर है, उसके विकास के कोई दो लक्ष्य लिखिए। उसके विकास के आपको कोई दो लक्ष्य लिखने हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में बात करें, हमारा जो अगला क्वेश्चन था 2-2 मार्क्स के, जो कम से कम 50 शब्दों में आपको आंसर देने थे। इसके अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न था, सबसे पहला जो प्रश्न था वो था वियना संधि है, वो उसकी दो विशेषता बतानी है। वियना संधि क्या है, उसकी दो विशेषता। तो वियना संधि के मुताबिक राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जो राजनयिक है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात करें, और उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। दूसरा है, बाजार में श्रम की बहुतायता से मजदूर की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई है। बाजार में श्रम की बहुतायता से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई है। तो बाजार में श्रम की बहुतायता से मजदूरों की जिंदगी में प्रभावित हुई है। श्रम की बहुतायता जैसे नौकरियों की खबर, गांव में पहुंचने से सैकड़ों की तादाद में लोग हुजूर शहरों की ओर चल पड़े हैं। ये सोचकर कि गांव में क्या है, शहरों में बहुत अधिक काम है, तो लोग क्या है, गांव के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में शहरों की ओर चल पड़े हैं। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते, रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता है, वहां शहर में आने के बाद में उन्हें काफी हफ्तों तक काम नहीं मिलता है। नेक्स्ट था जो है कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन कृषि हम पढ़ के आए थे। जो कृषि क्या की जाती है, किसी क्षेत्र को जलाकर जो जहां पर कृषि खेती की जाती है उसको कर्दन खेती, या फिर उसको क्या कहते हैं, उसका अन्य नाम झूम खेती भी है। जहां पर राजस्थान के अंदर क्या कहते हैं, वोलरा या वोल्ट्रा जिसको कहते हैं, वो इसके बारे में लिखना था। तो 50 शब्दों में आप इसको आराम से लिख सकते थे। वन्य जीवों की सुभेद्य जातियों पर टिप्पणी हमने वहां पर डिस्कस किया था। कर्तन दहन भी हमारा क्वेश्चन था वहां पे इंपॉर्टेंट के अंदर, और सुभेद्य जातियों वाला भी था। सुभेद्य जातियां किन्हें कहते हैं, सुभेद्य जातियां वे जातियां जिनकी संख्या लगातार घट रही है और इनका पूर्ण तरह से संरक्षण नहीं किया तो ये जल्दी संकटग्रस्त में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने लिखना था। जैसे नीली भेड़ एशियाई जाति है, ये इसके क्या थे, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे इसके अंदर। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। स्पष्ट कीजिए। आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपने इसको अपने दिमाग से लिखा है, अपनी तरफ से लिखा है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको लिख सकते हैं। समय की मांग है कि अपने जल संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। जल संसाधन जो है उन्हें हमें क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो जल संरक्षण के उपाय हैं उनको अपनाना चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो हमारे पास जल संसाधन और उनके प्रबंधन के जो सोर्सेस हैं उनका संरक्षण क्या है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि जल की मात्रा क्या है, शुद्ध जल की मात्रा, पीने योग्य जो पानी है वो कम मात्रा में, इसलिए उनको सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती को दो कारण बताइए। बहुत ही सिंपल था, रेल परिवहन की जगह सड़क परिवहन क्यों है। सड़क परिवहन क्या होता है, सस्ता होता है, उसकी देखरेख करना क्या होता है, आसान होता है। इसको गांव से गांव जोड़ा जा सकता है, किसी भी कोई भी इलाका हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो, रेगिस्तानी क्षेत्र हो, इसको बनाया जाना बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से लिख सकते थे। यहां पर कोई ऐसा नहीं था कि इसको लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल या हार्ड था। हमने यहां पर पढ़ रखा था, अगर वो भी आपने आंसर लिखा है, हमने पढ़ रखा था सड़क परिवहन क्यों क्या है, आवश्यक है। सड़क परिवहन क्या क्यों, सड़क परिवहन की जो है आपको विशेषताएं लिखनी थी। अगर वो भी आप लिख के तो भी सही है, अपने आप ही सही है वो। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल की कोई दो कार्यों की विवेचना कीजिए। राजनीतिक दल के कोई दो कार्य की बात करें तो राजनीतिक दल के दो प्रमुख कार्य, जनता की इच्छा पर राजनीतिक दल का जो कठोर है
नियंत्रण होना चाहिए, जनता की इच्छा पर राजनीतिक दल पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए और जनता का शासकीय इच्छा पर भार लादना होना चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी तरफ से जो बुक के अंदर से लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही आंसर है, आपने जो लिखे वो भी हो सकता है, अगर आपने सही लिखे हो अपनी बुक के अनुसार लिखे तो वो भी सही है। ऐसा नहीं है कि यही आप लिखोगे तो सही है, अपने अनुसार लिखा है तो भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोकतंत्र की उत्तरदायी, जिम्मेदार और वेद शासन मानते हैं, क्यों? संक्षेप में आपको लिखना है, यहां पर हम लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। आप लोकतंत्र को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वेद शासन मानते हैं। लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायी है, लोकतंत्र जिम्मेदार क्यों है, लोकतंत्र एक वेद शासन क्यों है, लोकतंत्र का मतलब जो जनता का जो शासन होता है वो किस प्रकार से उत्तरदायी है, बहुत अच्छा क्यों है, इसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, प्रत्येक नागरिक को अपनी स्वतंत्रता प्रदान करना, उसके ऊपर ध्यान रखना, एक समान रूप से सभी जो है देशवासियों पर, सभी लोगों पर समान रूप से कानून व्यवस्था लागू होना, ठीक है। तो ये सारे इसके थे, इसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न था, लोकतंत्र को पुनर्भाषित करने के लिए इसमें जोड़ने के कोई 2 बिंदु, तो आप लिख सकते थे जैसे सरकार जो है वो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और जनता का पावर बढ़नी चाहिए, जनता की जो पावर है, यानी आप कैसे कह सकते हैं तो लोकतंत्र पुनर्भाषित करने के लिए कौन से 2 बिंदु और जोड़ने चाहिए, लोकतंत्र के अंदर कौन से और 2 बिंदु जोड़ने चाहिए, तो इसकी बात करें तो क्या होना चाहिए, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो ज्यादा अकाउंटेबल होनी चाहिए, और दूसरी बात करें तो क्या होना चाहिए, जनता की पावर बढ़नी चाहिए, जनता की पावर और बढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से हम जो इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपने और भी पॉइंट लिखे हैं, जरूरी नहीं है यही पॉइंट और भी लिखे हैं, तो वो भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों में क्या है, आपको अंतर लिखना है, इसकी परिभाषा लिखनी है। तो सिंपल सामने यहाँ पर क्वेश्चन जैसे डिस्कस किया था, आप इसकी परिभाषा वैसे के वैसे लिख सकते थे। नवीकरणीय जिनका उपयोग और निर्माण दोबारा किया जा सकता है, अनवीकरणीय जिनका निर्माण और उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और इसमें कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, ये हम उसके अंदर डिस्कस कर सकते थे। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा जो प्रश्न था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभेद। सार्वजनिक क्षेत्र कौन से और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र वो होते हैं जो जिसके ऊपर क्या होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है, ठीक है, उसके जो जितने भी नियम जो एक्शन लेने होते हैं वो कौन लेती है, गवर्नमेंट। जबकि निजी जो क्षेत्र होते हैं उसका स्वामित्व एक कोई भी व्यक्ति होता है, वो सारे के सारे उसके ऊपर कंट्रोल करता है और उसका नियंत्रण वही करता है। नेक्स्ट है, बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। बैंकों द्वारा ऋण जो दिया जाता है उसके बारे में आपको लिखना था, सिंपल सा है, बैंक ऋण देने से संबंधित जो गतिविधियां होती है उसको आपको लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न था, भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने वाले कोई 2 कारक। उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने वाले कौन से 2 कारक थे जिसकी वजह से उपभोक्ता क्या बने, प्रभावी बने। उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने वाले 2 कारण, जो लोग मिलावट वगैरह करते थे उसको मिलावट को रोकने के लिए इस तरह से लिख सकते थे, या फिर जो तोल माप में क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, इस तरह से आप अपने अनुसार से कोई भी 2 कारण इसके अंदर लिख सकते थे। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न था जो 100 वर्डों का, इटली के एकीकरण को संक्षिप्त में समझाइए। कल ही हमने डिस्कस किया था और हमने कहा था आपको कि एकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा 3 नंबर में पूछा गया है। इटली का एकीकरण आपसे पूछा गया है पूरा 3 नंबर के अंदर। दूसरा है, यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग करेंगे। आपको संसाधनों का नियोजन करना है तो आप कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग करेंगे, अपनी तरफ से बहुत ही सिंपल सा आंसर आपको देना था। भारत में महिलाओं की राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति में आपके क्या विचार है, व्यक्त कर कीजिए। भारत की राजनीति में महिलाओं का योगदान। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण में सहायक है। इस कथन को, विदेशी व्यापार कैसे, किसी भी देश में हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, किसी देश में कोई वस्तु नहीं है तो वहां पर भेज सकते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमें दिया हुआ था जो 4 नंबर के हमारे प्रश्न थे, 2%, 3% जो थे। पहला प्रश्न था सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार से आपको वर्णन करना था और हमने कल आपको डिस्कस करते हुए कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से तैयार करना है। तो वही पूरा 4 नंबर के अंदर पूछा गया है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बाकी चैप्टर में कल बताएंगे मोस्ट भी आप पढ़ के गए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको 80 से 50+ आप नंबर आराम से ला सकते हो। 80 में से 50+, इतने इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन वो दिए गए थे। आगे भी आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आपको सारे जो क्वेश्चन है प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करते चलिएगा, ताकि आपके साथ साथ हमारा मनोबल भी क्या वो बढ़ता रहे और आपको इसी तरह के वीडियो और प्रोवाइड करते रहे। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करने थे, इसके अथवा में था राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन से भी बहुत मजबूत हुआ। इस कथन के में अपने तर्क दीजिए। भारतीय जो राष्ट्रवाद का विचार है भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी क्या है, मजबूत हुआ। इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना था 4 नंबर में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न था
संघवाद का अर्थ बताते हुए संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को सावधान समझाइए। संघवाद क्या है, आपको संघवाद का अर्थ लिखना था और संघवाद की व्यवस्था के गठन करने के जो दो तरीके हैं वो आपको तरीके एक्सप्लेन करने थे, बिल्कुल डिटेल में आपको बताना था। 4 नंबर का प्रश्न था। संघवाद की परिभाषा यानी संघवाद का आपको अर्थ बताना था, ठीक है। उसके बाद में उसको संघीय व्यवस्था के गठन के जो दो तरीके हैं उसको एक्सप्लेन करना था। इसके अथवा में था भारतीय संघीय व्यवस्था के विविध स्तर बताते हुए इनमें शक्ति वितरण की सूचियों को विवेचित कीजिए, यानी भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसके स्तर बताने थे, ठीक है। और उसके बाद में इसके शक्ति के वितरण की सूचियां, इसके अंदर कौन कौन सी शक्तियां निहित है उसके बारे में आपको बताना था। अब बात करते हैं आपका जो लास्ट पर्सन है मैप के बारे में आपसे जो पूछा गया था। मैप के क्वेश्चन की बात करें तो मैप के अंदर आपको जो पहले क्वेश्चन के अंदर 4 स्थान पूछे गए थे, जिसके अंदर पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान हमें पूछा गया था वो था कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है वो कहां पर है कि जो है कर्नाटक के अंदर। कुद्रेमुख कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और जो चित्रदुर्ग पूछा गया था वो भी कर्नाटक के अंदर से था। ये था कुद्रेमुख और ये यहां पर क्या है, चित्रदुर्ग। क्या है, चित्रदुर्ग। नेक्स्ट हमें पूछा गया था वो है रत्नागिरी। तो रत्नागिरी की बात करें तो रत्नागिरी है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल यहां पे रत्नागिरी। कहां, ये है रत्नागिरी, यहां पर क्या है, रत्नागिरी। और नेक्स्ट हमें पूछा गया था गोवा। गोवा एक पूरा राज्य आपको पता है महाराष्ट्र के बिल्कुल जस्ट पास में ये क्या है, ये था गोवा। तो अगर आपने चारों ये मैप में यहां बिल्कुल भरे हैं, वेरी गुड। जिन्होंने कह रहे हैं कि मैप बिल्कुल सही है, हाँ। कीर्ति चौधरी कह रहे हैं सर साइंस में न्यूमेरिकल भी बता देना, वह थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें। ओके, आपको न्यूमेरिकल का अलग से बता देंगे, न्यूमेरिकल जो पोर्शन है आपको अलग से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए साइंस का। साइंस में जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 वो आपको पूरी तरीके से आपको हेल्प करेगा। जो आपको वीडियो साइंस के दिए जाएंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, पूरे वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी साइंस हम रिवाइज करने वाले हैं इन दिनों में, और साथ में इंपॉर्टेंट पर्सन है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार जुड़े रहिएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाली है उन वीडियो से, ठीक है। शाम से वीडियो स्टार्ट होने वाले, तो लगातार जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट मैप था लास्ट, इसके अथवा में दोनों में से आपने एक किया हो तो उसमें था बल्लारी, चिकमंगलुरु, बेलाडीला और मयूरभंज। अगर आपने पहले जो दिया गया वीडियो था जिसमें हमने मैप डिस्कस किया था एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो देख रखा है तो सारे के सारे स्थान उसी में से ही थे। अगर आपने जो आपको बताया गया था वो सारे के सारे स्थान आपके उसी में से ही थे, ठीक है। सबसे पहले था बल्लारी। बल्लारी कहां पर है, बल्लारी जो है वो है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और चिकमंगलुरु भी कहां पर है, कर्नाटक के अंदर। तो ये है चिकमंगलुरु और यहाँ पे है बल्लारी, दोनों ही क्या है, कहां से पूछे गए, कर्नाटक के। कहां पे हैं, कर्नाटक। नेक्स्ट है उसके बाद में है चिकमंगलुरु और बल्लारी हो गया। नेक्स्ट है बेलाडीला। बेलाडीला कहां पर है, ये रहा, छत्तीसगढ़। बेलाडीला कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, सॉरी हाँ छत्तीसगढ़। बेलाडीला कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर। और मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज कहां पर है, मयूरभंज है उड़ीसा के अंदर। मयूरभंज कहां पर है, उड़ीसा के अंदर, ये रहा उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों आपने बिल्कुल सही किए होंगे। तो ये था हमारा जो मैप पूछा गया था। उम्मीद है आप बिल्कुल सही करके आए हैं और आपके नंबर भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो अभी हमारा जो एसएसटी का पेपर हो चुका है, अब उसकी तैयारी को हमें एकदम साइड में रख के उसको, और अब हमें लग जाना है अपने साइंस के अंदर। और साइंस के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करनी है, 4 दिनों का बहुत अच्छे से यूज करना है। आज के दिन का भी आपको साइंस में यूज करना है, बाकी दिन जो बचा है, और बाकी जो 3 दिन आपको छुट्टी मिली है एकदम आपको परफेक्ट तरीके से जितना आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, अच्छे से यूज कर सकते हो, अच्छे से यूज कीजिएगा। अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनानी है। इसके लिए आपके हर संभव प्रयास आरबीएससी ऑनलाइन द्वारा आपके लिए किए जाएंगे। तो लगातार जुड़े हुए रहिएगा। शाम से आपको साइंस का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। शाम को लाइव क्लास आने वाली है जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं साइंस के जो चैप्टर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। तो पूरी आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी वो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए करने को तैयार हैं। और आप भी जुड़े हुए रहिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए लगातार जुड़े हुए रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे, दूसरे बच्चों को शेयर करके भी जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं शाम को दूसरे वीडियो में साइंस के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।